Now, controversy erupts over Congress's Muslim quota move in Karnataka. मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने दलित, पिछड़ों और आदिवासी आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की गाड़ी को पहले गियर से सीधे 5वें गियर में डाल दिया है। कांग्रेस पर प्रहार मंगल सूत्र से शुरू होकर अब मुस्लिम रिजर्वेशन तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ओबीसी का हिस्सा काटकर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया। कांग्रेस ओबीसी का हिस्सा छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मोदी इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप भी लगने हैं। हमारा काम है आसान भाषा में आप तक मुद्दे की बारीकियां पहुंचाना। सो आज हम आपको इस मुद्दे से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे। कौन कौन से सवाल? आरक्षण के मामले में संविधान क्या कहता है? ओबीसी रिजर्वेशन क्या है, इसके नियम क्या हैं? कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर क्या बहस है और पूर्व में अदालतों ने इस मामले में क्या फैसले दिए हैं? साथ ही ये भी जानेंगे कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे के बीच क्या कनेक्शन है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। मुद्दे की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन के पीछे संविधान की क्या सोच है उसे जानना जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र है, जैसे आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी, यानी सब लोग कानून की नजर में बराबर हैं, या आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जिसके हिसाब से देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जेंडर आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये कि अगर संविधान खुद कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर रिजर्वेशन लागू कैसे हुआ? इसका जवाब भी इन्हीं 3 आर्टिकल्स में मौजूद है। आर्टिकल 14 के हिसाब से हर व्यक्ति को 2 चीजें प्रोवाइड की जाएंगी: इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब समान है, माने अमीर या गरीब सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। 3 लोग हैं, A, B और C। उन्हें एक दीवार के पार देखना है। दीवार की हाइट है 5 फुट। अब A की हाइट 3 फुट है, B की हाइट है 4 फुट, C की हाइट 5.5 फुट है। इक्वालिटी ऑफ लॉ के हिसाब से आप सबको 2-2 फुट के बक्से दे दीजिए, उस पर चढ़ के वे दीवार के पार देख सकेंगे। लेकिन क्या तीनों को 2 फुट के बक्से की जरूरत थी? नहीं। यहीं पर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से A जो 3 फुट का उसे 2.5 फुट का बक्सा दें, B जो 4 फुट का है उसे 1.5 फुट का बक्सा दें, और C पहले ही दीवार से लंबा है, उसे बक्से की जरूरत नहीं। ऐसा करने से सबकी हाइट 5.5 फीट हो जाएगी और सब दीवार के पार देख पाएंगे। इसी सिद्धांत को कहते हैं लाइक्स टू बी ट्रीटेड अलाइक, माने सबको एक समान अधिकार तो मिले ही, लेकिन जो कमजोर है उसे समर्थ व्यक्ति के बराबर से शुरुआत करने का मौका भी मिले। हालांकि इसमें एक पेच भी है। सरकार अपनी मर्जी से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं लगा सकती। इसके लिए सरकार को एक विवेकपूर्ण तर्क सामने रखना होगा, ताकि ये जस्टिफाई हो सके किसे एक्स्ट्रा मदद दी जा रही है, किस आधार पर और क्यों। सरकार को ये सब तय करना होता है। ये तो हो गई आर्टिकल 14 की बात। अब समझते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक देश में कोई भी सरकार या सरकारी संस्था देश के नागरिकों के साथ 5 क्राइटेरिया पर भेदभाव नहीं करेगी। कौन से हैं ये 5 क्राइटेरिया? धर्म, जाति, जेंडर, जन्म स्थान और रेस। ये आर्टिकल हालांकि कुछ मामलों में सरकार को छूट भी देता है। मसलन देश में महिलाओं और बच्चों के फायदे के लिए स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं और उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता। यह आर्टिकल सरकारी रोजगार और नियुक्ति के मामले में लागू होता है। यह आर्टिकल भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं को आदेश देता है कि देश में सभी को समान मौका दिया जाए। इस आर्टिकल के तहत रोजगार और नियुक्ति के मामले ऐसे 7 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कौन से हैं 7 क्राइटेरिया? धर्म, रेस, जाति, जेंडर, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ रेजिडेंस माने व्यक्ति का निवास स्थान, और डिसेंट माने व्यक्ति किस परिवार से आता है। इस आर्टिकल में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इसका क्लॉज 4। इसके मुताबिक सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। कैसे प्रावधान? जैसे अगर सरकारी नौकरी में किसी वर्ग की भागीदारी कम है, उनके लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। आपने आर्टिकल 14, 15 और 16 को समझा। आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर ही SC और ST कैटेगरी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रिजर्वेशन मिला है। आगे चलकर इन आर्टिकल्स में कुछ संशोधन हुए जिनके साथ रिजर्वेशन के कई नए पहलू जुड़ते चले गए। अब SC ST के लिए रिजर्वेशन 1950 में लागू हो गया था, लेकिन
हम जानते हैं ओबीसी कैटेगरी को भी आरक्षण मिलता है। ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कैसे बनी, अब इसे समझते हैं। साल 1977 कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। 1979 में बिहार के नेता बीपी मंडल के नेतृत्व में कमीशन बना। इस कमीशन ने 1980 में रिपोर्ट दी। क्या था इस रिपोर्ट में? इसके हिसाब से देश में करीब 3,743 जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां थीं, जो आबादी के हिसाब से 52% थी। लेकिन ये जातियां एससी और एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं थी। कमीशन का सुझाव था इन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाए। कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। इसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार आई, लेकिन तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं हुआ। 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 में उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसके तहत ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिला। इसके एक साल बाद रिजर्वेशन की एक और कैटेगरी बनी। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लागू हुए आरक्षण का भरपूर विरोध हुआ। कई जगह हिंसा हुई और फिर कुछ लोग नए आरक्षण के खिलाफ कोर्ट चले गए। इस मामले में सबसे चर्चित केस रहा साल 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलने वाला आरक्षण खारिज किया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में रिजर्वेशन देने का एक क्राइटेरिया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, माने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। इस मामले में नोट कीजिए, जब साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रिजर्वेशन दिया, उसके पहले संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के साथ एक और क्राइटेरिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी जोड़ा गया। बहरहाल इस फैसले के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को सही माना, लेकिन उसके साथ कुछ बातें भी कहीं। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से किसी भी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 4 क्राइटेरिया पूरे करने जरूरी हैं। इन्हें ध्यान से समझिए, ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समझने में भी काम आएंगे। कौन से हैं क्राइटेरिया? सबसे पहला, संसद से पास हुए एक कानून के तहत पिछड़े वर्ग के लिए एक संस्था स्थापित की जाएगी। ये संस्था ओबीसी जातियों की लिस्ट बनाएगी और इस बात की पुष्टि करेगी कि कोई जाति सच में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है या नहीं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का सिस्टम अपनाया जाएगा। तीसरा, रिजर्वेशन किसी भी हाल में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पर कोई ख़राब असर नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये 4 क्राइटेरिया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए नहीं। इस फैसले को समझने के बाद अब समझते हैं ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम रिजर्वेशन का हिसाब। मुस्लिम आरक्षण की पेचीदगियों को समझने के लिए हम 2 राज्यों का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पहले आंध्र प्रदेश का मामला। साल 2004 इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद भाजपा की हार हुई और केंद्र में यूपीए गठबंधन वाली कांग्रेस की सरकार बनी। इसी साल रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन हुआ। इस कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस कमीशन ने माइनॉरिटी को 15% रिजर्वेशन देने की बात कही, जिसमें 10% रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय के लिए और 5% बाकी माइनॉरिटी के लिए। सरकार ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं की। लेकिन इसी साल यानी 2004 में एक और रोचक किस्सा हुआ। लोकसभा के चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए। YSR रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीती। YSR रेड्डी आज के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पिता हैं। YSR कांग्रेस पार्टी का नाम भी YSR रेड्डी के नाम पर पड़ा है। खैर, हम किस्से पर लौटते हैं। यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए। जून 2004 सरकार बनते ही माइनॉरिटी अफेयर्स के कमिश्नरेट को एक आदेश दिया गया। क्या था इस आदेश में? प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के सामाजिक और शैक्षणिक हालात का पता किया जाए, उन्हें ओबीसी में शामिल करने की कोशिश की जाए। अगले महीने जुलाई 2004 में माइनॉरिटी अफेयर्स के कमिश्नरेट ने सरकार को सुझाव दिया कि मुस्लिम माइनॉरिटी को 5% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सरकार ने सुझाव को मानते हुए तत्काल लागू कर दिया। सितंबर 2004 में मामला कोर्ट पहुंचा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण को खारिज कर दिया।
क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्राइटेरिया बताए थे, लेकिन यहाँ उनका पालन नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा सबसे पहले तो बैकवर्ड कमीशन का सुझाव लेना जरूरी था, जो नहीं किया गया। दूसरी बात, क्रीमी लेयर का सिस्टम नहीं अपनाया गया, सीधे पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी घोषित कर दिया गया। यहाँ हालांकि हाईकोर्ट ने एक और बात भी साफ की। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देना किसी भी तरह से सेकुलरिज्म का उल्लंघन नहीं है। इसके बाद जून 2005 में फिर से मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए आंध्र प्रदेश में एक अध्यादेश निकाला गया। इस बार बैकवर्ड कमीशन से रिकमेंडेशन भी मिला कि पूरे मुस्लिम समाज के लोग सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली पिछड़े हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। इस रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने मुस्लिमों को दोबारा 5% रिजर्वेशन दिया, लेकिन मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया। इस बार भी वजह इंदिरा साहनी केस से ही जुड़ी हुई थी। असल में 5% रिजर्वेशन देने के बाद प्रदेश में कुल रिजर्वेशन 51% हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% की सीलिंग ना तोड़ी जाए। आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, जहां ये मामला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। साल 1994 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। वीरप्पा मोइली तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ओबीसी कैटेगरी के अंदर मुस्लिमों और बौद्धों को 6% रिजर्वेशन दिया। इस 6% में एससी समुदाय के उन लोगों को भी शामिल किया गया था जो क्रिश्चियन बन चुके थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में रिजर्वेशन का प्रतिशत 50% की सीलिंग को पार कर गया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, लेकिन जब तक फैसला आता तब तक सरकार बदल गई। एचडी देवेगौड़ा नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 6% वाले रिजर्वेशन को घटाकर 4% कर दिया, मुस्लिमों के लिए लागू कर दिया। इससे सीलिंग वाली समस्या समाप्त हो गई। इसके बाद इस केस में बड़ा बदलाव आया 2023 में। 2023 में कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ओबीसी कैटेगरी के अंदर मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण मिलता था, सरकार इसे लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के लिए लागू करना चाहती थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बात वहीं अटक गई। इस बीच कर्नाटक में भी सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण वापस लाएंगे। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस का हालांकि ये भी कहना था कि सभी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इस मामले में कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष ने कहा इस विषय में वे कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को समन भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसे पूरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना कुछ ठीक नहीं है। ये मामला भी अधर में है, लेकिन चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है, इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लिए ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन उपलब्ध है, जैसे बिहार, बंगाल और तमिलनाडु। बहरहाल पूरे प्रकरण को समझने के बाद 2 सवाल उठते हैं। हालिया समय में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात 2004 में शुरू हुई थी, जब आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन देने की कोशिश की। इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन भी माइनॉरिटी रिजर्वेशन के लिए हुआ था। सवाल ये कि कांग्रेस के लिए कदम क्या उसकी राजनीतिक मजबूरी थी? ये मुद्दा समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं साल 2004 में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, साल 2004 बीजेपी का शाइनिंग इंडिया फॉर्मूला फेल हुआ। किसी तरह यूपी की सरकार बनी, लेकिन इसके रिजल्ट पर गौर करिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी 18 सीटें थी जहां मुस्लिम जनसंख्या 20% के करीब या उससे ऊपर थी। इनमें से कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? एक भी नहीं। इन सीटों पर सपा, बसपा और आरएलडी का बोलबाला रहा। लखनऊ, बलरामपुर जैसी सीटें जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, वहां त्रिकोणीय मुकाबले के चलते बीजेपी जीती। वहीं पश्चिम बंगाल की 10 ऐसी सीट जहां मुस्लिम जनसंख्या 30% के करीब या उससे अधिक थी, इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसी मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कुल मिलाकर रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर एक बड़ा प्रहार किया था। इस चुनावी रिजल्ट के चलते क्या मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने रिजर्वेशन का दाव चला? ये सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से। सुनिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का एक ऐसा उसका स्ट्रेटेजी होती है कि वो चाहती है कि ऐसे समुदाय जो राजनीतिक रूप से उनके साथ जुड़े हैं उन पे थोड़ा और वो मजबूत हो जाए, एक मजबूती का रिश्ता कायम हो जाए। दरअसल आरक्षण का मामला भारत में थोड़ा भ्रांतिपूर्वक है, और इसमें एक बात जो बड़े सफाई से कही जा सकती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण के कई सारे रास्ते खुले हैं, और उन रास्तों को ही में पिछड़ेपन के आधार पे, मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पे या जाति के आधार पे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहे हैं। वो कांग्रेस के समय भी मिल रहे थे और भाजपा के समय भी मिल रहे हैं। कर्नाटक में जब भाजपा ने जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला था वो हटाया या खत्म किया, तो वो मुंबई सरकार ने अपनी सरकार के अंतिम दौर में किया, ना कि शुरुआती दौर में। बिहार में भी इस समय मुसलमानों को
पिछड़ेपन के आधार के ऊपर रिजर्वेशन मिल रहा है। तो तमाम राज्यों में स्थिति होती है। अब इसका आता है मामला राजनीतिकरण का। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, और ये बात बार बार कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन अगर मगर करके किया जा रहा है। देखिए, बात ये होती है कि कोई भी देश और उसका संविधान और राजनीतिक दल और उनका एक मंशा ये होती है कि जो समुदाय अगर कोई पिछड़ा है तो पिछड़ेपन के आधार पर उसको आरक्षण दे। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ जातियों को भी आर्थिक आधार के ऊपर जो है आरक्षण का प्रावधान किया है, और उसके ऊपर कोई किसी को आपत्ति नहीं है। तो यही बात जो है मुसलमानों को भी मिल रही है। जहां तक बात आती है कि कांग्रेस ने कि 2004 में उसको पर्याप्त, जहां मुस्लिम वोट ज्यादा थे वहां उसको वोट नहीं मिले या सीटें नहीं जीत पाए, उसका कारण राजनीतिक है। वहां के ऊपर उनकी राजनीतिक जो जमीन जो है वो मजबूत नहीं है। जैसे कांग्रेस को केरल में और कर्नाटक में और तमिलनाडु में जहां उसका गठबंधन है वहां उनको मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी जो है उनको वोट मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ के ऊपर मुस्लिम समाज के पास में विकल्प होते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक्सेट्रा, तो वहां के ऊपर उनका वोटिंग पैटर्न अलग होता है। तो इससे मुसलमान अगर कांग्रेस कोई आरक्षण देती है तो वो कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको बताता चलूं कि देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था जब सीताराम केसरी समाज कल्याण मंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने इम्प्लीमेंट किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो उसको मंडल कमीशन लाए थे आयोग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन का काम जो था वो पीवी नरसिम्हा राव सरकार और सीताराम केसरी जो मंत्री थे किया, लेकिन कांग्रेस को उसका कोई श्रेय नहीं मिला। 1996 में वो चुनाव हार गई। पिछड़ों में लगातार, जैसा आप और हम जानते हैं, उसका जनाधार नीचे जाता रहा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है हमारी इस कोशिश से आपको मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।